तो हमारा 10वीं क्लास के पहले अध्याय बायोलॉजी में जैव प्रक्रम है, जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है पहले हम ये जान ले। जैव का सीधा अर्थ होता है जीव, अब प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रियाएं। अब प्रक्रियाएं क्या होता है, तो जब एक से एक क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होकर निरंतर होती रहे तब वह प्रक्रियाएं कहलाता है। प्रक्रियाएं का अर्थ होता है जैसे अभी पढ़ने के लिए तुम लोग उपस्थित हो, इसके बाद तुरंत एक अलग कार्य के लिए तैयार रहोगे, फिर उसके बाद दूसरा कार्य करोगे, एकदम एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरे कार्य में लगते चले जाओगे। तो इस तरह से जो क्रियाएं संपन्न होती है एक के बाद एक के बाद क्रमवार रूप से होना, वह प्रक्रियाएं कहलाती है। तो कहा जाता है जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, जिंदे प्राणी हैं, उन सबों में शरीर के अंतर्गत अनगिनत क्रियाएं होती है, सब क्रमवार रूप से एकदम एक निरंतर रूप से चलते रहती है, तभी प्राणी जीवित है। अन्यथा जिस दिन यह प्रक्रम, यह क्रियाएं, जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं बंद हो जाएगा तो वह जीव धीरे धीरे मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। अब इसका अर्थ एक एक करके जान लेते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण को हम लोग भोजन कहते हैं, भोजन से तो समझ रहे होंगे। पोषणा जैसे हम कहते हैं ना, शरीर को पोष रहे हैं, मतलब शरीर को वृद्धि विकास कर रहे हैं भोजन की सहायता से। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद शरीर के वृद्धि विकास करते हैं तो यह प्रक्रम हमारा पोषण कहलाता है। यह एक जटिल प्रक्रम है। इसे समझने के लिए पोषण में हम लोग जानेंगे कि हम भोजन की सामग्री पहले मुख में डालते हैं, कुछ देर तक मुख में चबाते हैं, उसके बाद आहार नली के माध्यम से आमाशय में आते हैं, फिर छोटी आंत में आते हैं, बड़ी आंत में, इस तरह से विभिन्न रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और भोजन में जो मौजूद पोषक तत्व है उसे हमारा छोटी आंत, आमाशय, सभी अंग निचोड़ कर निकाल कर रक्त में दे देता है और रक्त हमारी शरीर की वृद्धि विकास करता है। तो ये जो क्रमवार रूप से जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है इसे ही पोषण कहा जाता है। इसका जटिल प्रक्रम है जो हम लोग विस्तार से जानेंगे भी। तो पोषण का अर्थ हो जाता है शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन ग्रहण करके शरीर को पोषना, बढ़ाना, विकास करना। उसके बाद आता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही श्वसन। श्वसन का अर्थ होता है श्वास लेना। जितने भी सजीव हैं श्वसन की क्रियाएं करते हैं और श्वसन की क्रियाएं में कुछ सजीव ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ते हैं तो कुछ सजीव CO2 लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे मानव शुद्ध वायु लेता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 को छोड़ देता है। जस्ट इसके विपरीत पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो श्वसन का अर्थ होता है कि जीवित रहने के लिए सजीव जब ऑक्सीजन या CO2 गैस या वायु का लेन देन करे तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन के बिना भी जीव जीवित नहीं रह सकते हैं, मनुष्य भी नहीं रह सकता है, अन्य जीव जंतु भी नहीं रह सकता है। तीसरा आता है परिवहन। तो परिवहन का हम लोग आगे सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो मार्ग होता है उस जाने वाले मार्ग को परिवहन कहा जाता है। जैसे सड़क एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें पहुंचा देता है तो सड़क जो है परिवहन के मार्ग हो गए। सड़क पर चलने वाली जितने भी वाहन है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, यह परिवहन के साधन हो गए। तो हमारे शरीर के भीतर या जितने भी प्राणी है, मनुष्य, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, उनके अंदर भी एक मार्ग, एक रास्ता बना हुआ है जिसके भीतर कुछ विशिष्ट पदार्थ का आवागमन होते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहता है। उदाहरण के तौर पर ब्लड, रक्त, हम लोग जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में संचरित होते रहता है। तो संचरित किसी न किसी रास्ते से तो होकर जाता है, तो उस रास्ते को परिवहन कहा जाता है और उस रास्ते को हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं नस। लेकिन हमारे शरीर में जितने भी परिवहन के मार्ग है उसको 3 भागों में बांटा गया है: महाधमनी, धमनी, शिराएं
ये सब का नाम सुना होगा। यही मार्ग है जो हमारे शरीर में रक्तों का और विशिष्ट पदार्थों का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान करवाता है। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन केवल फेफड़े तक ही नहीं रहता है, यह फेफड़े के माध्यम से रक्त में विलीन होकर ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिल जाता है और फिर पूरे शरीर में विचरण करने के दौरान जब यह ऑक्सीजन अशुद्ध हो जाता है तो फिर फेफड़े उसे निचोड़ करके जिस बाहर कर देता है। तो परिवहन में ऑक्सीजन का भी परिवहन, गैस का भी होता है, तरल पदार्थों की भी होता है परिवहन। तो परिवहन में के दौरान कुछ न कुछ विशिष्ट पदार्थ को शरीर त्यागने की भी क्षमता रखती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर। जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है वह शरीर के लिए खर्च कर देती है। हमारे शरीर में जब भी कोई पदार्थ ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद उससे जो मुख्य चीज होती है, प्रमुख पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी होता है, शरीर उतना ही रखता है। बाकी जो बेकार होता है, अपशिष्ट होता है, उसे फिर क्या कर देती है, बाहर। जैसे ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और यह तब तक हमारे शरीर के अंदर रहता है जब तक कि वह CO2 में नहीं कन्वर्ट हो गया। जैसे CO2 में कन्वर्ट हो जाता है उसको फिर शरीर क्या कर देती है, बाहर कर देती है। उसी प्रकार भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, यह तब तक हमारे शरीर में रहता है जब तक कि इसे जो है विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को संचित नहीं किया। जैसे ही शरीर इसको संचित कर लेता है फिर इसे अलग करके परिवहन के मार्ग से उत्सर्जन क्रिया द्वारा इसको बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान कर देता है। तो परिवहन समझ में आ गया। उसके बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना। हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, अन्य प्राणियों में भी होती है। अगर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती तो हम लोग जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि हम लोग शरीर में बाहर से कुछ डालते भी हैं, पानी डालते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं। तो ये जो डालते हैं तो शरीर के अंदर एक जगह सीमित है और सीमित जगह में डेली डालेंगे केवल, निकले नहीं तो क्या होगा, गोदाम तो नहीं है अंदर में जो एडजस्ट होते चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जाता है और जिस उससे विशिष्ट पदार्थ जो है शरीर उसको अवशोषित कर लेती है। फिर जब बेकार हो जाता है तो उसको निकलने का मार्ग प्रदान कर देता है। तो उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से ही हम लोग मलमूत्र त्यागते हैं। उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से ही आज गर्मी के दिनों में हम शरीर से जल का त्याग करते हैं। उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से ही मुंह से जो है थूक निकालते हैं, नाक से निकलता है, आंख से पानी निकलता है या नहीं। तो ये उत्सर्जन के दौरान ही ये सारी क्रियाएं होती है। उत्सर्जन में जो है बेकार पदार्थ हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। ये उत्सर्जन की क्रियाएं केवल हम मानव ही नहीं करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, अन्य जीव जंतु भी करते हैं। पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया की बदौलत ही देखे होंगे कि पेड़ पौधे से गोंद निकलते हुए, पेड़ पौधे से गोंद निकलता है, बहुत सारे लसलसा रेजिन जैसा पदार्थ निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्सर्जन भी सभी जीव करते हैं। तो जैव प्रक्रम का सम्मिलित रूप से हम लोग यह परिभाषा कह सकते हैं कि जीवों में होने वाली सभी क्रियाएं, ये जीवों में होने वाली सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और इस सभी क्रियाओं को हम लोग जैव प्रोसेस या जैव प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे परिभाषा लिखते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या है? बोलते जाएं, हो जाएगा। लिखो जवाब में। अब हम लोग जैव प्रक्रम इससे पहले पढ़े तो जीव में प्रक्रियाएं जो होती है उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर होती है, और शारीरिक संरचना के आधार पर जीव को कोशिका की संख्या के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जीव, कुछ एक ही कोशिका से पूरे शरीर का विकास हुआ है और बहुत सारे प्राणी का अनगिनत कोशिकाओं से विकास हुआ है।
अब जिन जीव का विकास एक ही कोशिका से हुआ है, वह एक ही कोशिका से भोजन भी करते हैं, एक ही कोशिका से श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, परिवहन भी करते हैं। उसके लिए अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती है। तो ऐसे कोशिका से निर्मित जीव को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके अंतर्गत ही आता है हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट, इन सारी बैक्टीरियाओं का नाम हम लोगों ने पहले जाना है। अब बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिसकी असंख्य कोशिकाओं से शरीर निर्मित हुआ हो। जैसे हम मानव हैं, हम मानव की जो कोशिकाएं हैं यह अनगिनत कोशिकाओं से निर्मित हुई है। शरीर, आँख, कान, हाथ, पैर, पेट, यानी जिस भी कोशिकाओं के बारे में जानेंगे इनका निर्माण अनगिनत कोशिकाओं से हुआ है। इसीलिए जितने भी मानव है या पेड़ पौधे हैं या फिर पशु पक्षी है, इन सभी के शरीर की संरचना में अनगिनत कोशिकाओं का योगदान है। इसलिए ऐसे जीव को हम लोग कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। तो परिभाषा लिखे, पहला एक कोशिकीय जीव, इसमें उत्तर में टॉपिक देंगे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव नहीं था पहले। एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिसके शरीर की संपूर्ण संरचना एक ही कोशिका से, ऐसे जीव जिसके शरीर की संपूर्ण संरचना एक ही कोशिका से हुई हो तथा उसी कोशिका से अपनी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करती हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ईटीसी। तो इस ऐसे जीव एक ही कोशिका से निर्मित है। इसमें पोषण का काम, श्वसन का काम, उत्सर्जन का काम, परिवहन का काम, यानी सभी जैविक क्रियाएं यह एक ही कोशिका से संपन्न कर लेती है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। फिर दूसरा प्रश्न है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव का परिभाषा देंगे, ऐसे जीव जिसके शरीर का निर्माण असंख्य कोशिका के माध्यम से हुई हो एवं वे सभी क्रियाएं सभी जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं से संपन्न। हाँ, आधा घंटा बैठो। और यहाँ 7 बजे से किया, शाम में नहीं आई थी।
बैठो, इसके बाद ही क्लास है, 9th क्लास के बाद। सभी जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाएं के माध्यम से, अलग अलग कोशिकाएं के माध्यम से संपन्न होती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे सभी जंतुएं, वनस्पति इत्यादि। सभी जंतुओं में मानव, पशु, पक्षी इत्यादि आ गए, और वनस्पति में पेड़ पौधे आ गए। तो समझ गए, एक कोशिका से ही जो जीव अपना सारी क्रियाएं संपन्न कर लेती है, शरीर का संगठन निर्माण एक ही कोशिका से हुआ, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और ऐसे जीव बैक्टीरिया के अंतर्गत, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। इसको देखनी बड़ी मुश्किल होती है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बहुकोशिकीय अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसको देखना आसान होता है। ये जीव जंतु जो है हम लोग दृश्य कर सकते हैं आसानी से, और इनका निर्माण जो है अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से अलग अलग कार्य के लिए हुआ है, इसीलिए इसके बहुकोशिकाएं कहते हैं। कोई दिक्कत? सजीव के विशिष्ट लक्षण। तो लक्षण बुझते हो? सजीव जो जीवित है, कोई ना कोई अपना गुण, भाव, विचार प्रकट करने की क्षमता रखता है ना, लक्षण है ना। जीवित जीव अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है ना। लक्षण के अंतर्गत सजीव चल फिर सकते हैं ना, सांस लेते हैं ना, सजीव भोजन करके पचा सकते हैं ना। ये सब सजीव के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव वस्तु को भोजन करा देंगे, पचा लेगा है? निर्जीव वस्तु को चला देंगे, चलते रहेगा अपनी मर्जी से। जैसे बस चलती है तो क्या कहेंगे, सजीव है, क्योंकि उसको चलने की क्षमता है? नहीं, क्योंकि उसको चला रहा है कोई, तब चल रहा है। ड्राइवर उतर जाए तो चल पाएगा एक ही कदम? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सजीव वे हैं, या सजीव के विशिष्ट लक्षण वे हैं जिसमें पोषण की क्षमता हो, भोजन करने की क्षमता हो, पाचन करने की क्षमता हो। सजीव वे हैं जिसमें श्वसन करने की क्षमता हो। सजीव वे हैं जो चलता फिरता भी हो आवश्यकता पड़ने पर। अब कहोगे इस श्रेणी में तो पेड़ पौधे नहीं आते हैं। तो पेड़ पौधे एक ऐसे सजीव हैं जो स्थिर रहता है, किंतु पोषण भी करता है, वृद्धि भी करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। केवल चलना फिरना उसमें नहीं होता है, बाकी सभी क्रियाएं होती है। इसलिए पेड़ पौधे को भी सजीव के श्रेणी में रखा गया। तो प्रश्न लिख लेते हैं, सजीव के विशिष्ट लक्षण बताएं। सजीव के विशिष्ट लक्षण, सजीव के विशिष्ट लक्षण बताएं। तो लिखेंगे सजीव के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। सजीव के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सजीव पोषण एवं वृद्धि विकास करते हैं। पोषण एवं वृद्धि विकास करते हैं। सजीव चल फिर सकते हैं। अपवाद में दे देना है पेड़ पौधे, ये चलते नहीं हैं। पेड़ पौधे को छोड़कर सभी प्राणी चलते हैं।
सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, सजीव परिवहन, सजीव के शरीर के अंदर, शरीर के भीतर परिवहन क्रियाएं होती है, सजीव उत्सर्जन का कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो ये सभी उनके विशिष्ट लक्षण हैं। सजीव भोजन करता है और वृद्धि विकास अपना करता है। सजीव चल फिर सकते हैं, पेड़ पौधे को छोड़कर सभी सजीव। सांस लेन देन करता है, सांस के रूप में ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, CO2 का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, ये क्रियाएं होती है। सजीव शरीर के भीतर एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने आने का भी काम करता है। भोजन हम लोग मुख में डालते हैं, आमाशय में चला आता है, ले जाता आता है ना। तो इस तरह से अनगिनत क्रियाएं होती है परिवहन के रूप में शरीर के भीतर। उत्सर्जन की कार्य भी करते हैं। शरीर जो विशिष्ट पदार्थ होता है, जरूरत योग्य उसे रखता है, बेकार पदार्थों को उत्सर्जन कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये सजीव के विशिष्ट लक्षण हो गए। यहीं तक रहेगा आज का क्लास। हम लोग पहले अध्याय में पिछले दिन पढ़ चुके थे सजीव के विशिष्ट लक्षण, जिसमें एक लक्षण यह भी पढ़े थे कि पोषण सजीव के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। सजीव पोषण करते हैं। तो ये पोषण होता क्या है? प्रश्न है, पोषण से क्या समझते हैं? पोषण के प्रकारों का वर्णन करें। तो पोषण का परिभाषा होता है सजीवों में होने वाली वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करके अपने शरीर की रचना, वृद्धि, विकास और टूट फूट की मरम्मत इत्यादि सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करते हैं, पोषण कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि पोषण का अर्थ हो गया कि जब कोई भी जीव भोजन ग्रहण करके अपने शरीर का वृद्धि, विकास यानी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन ग्रहण करता है, तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगर पोषण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की रचना या वृद्धि विकास संभव नहीं है। हम लोग बचपन से आज जो युवावस्था में आए, किसके बदौलत? पोषण के बदौलत। हर छोटे जीव को देखोगे, जैसे गाय का बछड़ा है, जब उसके माँ के दूध से पोषण मिलता है, फिर चारा खाने लगता है तो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। मनुष्य जो संतान उत्पन्न करता है, उसमें देखेंगे तो पोषण के बदौलत ही वह धीरे धीरे वृद्धि विकास, जिसका पोषण ठीक से नहीं लगता है, ठीक से नहीं किया जाता है, तो हम देखेंगे उसमें वृद्धि विकास की क्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। यह पोषण, वृद्धि, विकास शरीर की रचना ही नहीं, यह हमारे टूट फूट की मरम्मत भी करता है। जब हमारा शरीर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस समय विशिष्ट पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे हम कभी एक्सीडेंट कर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो चिकित्सक से जब सलाह लेते हैं तो वे हमें विशिष्ट पोषण के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ खाने में विशिष्ट फलों का, विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ के लिए सलाह करते हैं, ताकि विशिष्ट तरीके से पोषण किया जाए तो शरीर फिर से पुनः तैयार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो विशिष्ट पोषण होता है वह शरीर का बहुत जल्दबाजी में हमारी टूट फूट की मरम्मत कर देता है। यह जो है जैविक क्रियाओं का संचालन, मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, श्वास लेना, चलना फिरना या फिर भोजन का पाचन करना, ये सब डिपेंड करता है पोषण पे ही। अगर हम पोषण लेते रहेंगे तो हमारा सभी क्रिया एक दूसरे पर निर्भर जो होता है संचालित रूप से, नियमित रूप से होते रहेगा। अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं में क्या व्यवधान उत्पन्न होने लगेगा, जिससे कि हमारा काम ठीक से नहीं चलने लगेगा। यह नियमित रूप से भी कार्य को चलाने में मदद करता है। नियमित रूप से चलाने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जैसे सांस लेने की गति है, अगर हम न्यूट्रिशन ठीक से ले रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारे सांस लेने की गति प्रत्येक मिनट में 72 बार की श्वसन की गति होती है। ये धड़कने की गति, हृदय की धड़कने की गति,
इसी तरह से पाचन की क्रिया है। अगर हम नियमित रूप से सभी पोषण लेते हैं तो हमारा भोजन का पाचन अमाशय में ठीक से हो पाता है। और भी आदि आदि बहुत सारी क्रियाएं हैं। जब हम लोग ठीक से पोषण करते हैं तो हमारा जो है शरीर का सभी क्रियाएं नियमित रूप से होता है। पोषण के दो पद्धति हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण को ही हम लोग परपोषी पोषण भी कहते हैं। स्व का मतलब अपने आप। अगर कोई जीव पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे को स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा गया, अर्थात जो जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं उसको परपोषी कहा जाता है। जैसे मानव, अन्य जीव जंतु भोजन के लिए हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। अनाज या दाल सब्जियां कहाँ से लाते हैं? खुद बनाते हैं? नहीं, अन्य पौधे पर, अन्य जीव पर निर्भर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें जीव स्वयं प्रकृति से ही सीधे सारे पदार्थों को लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन बनाता है। उस क्रिया को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी या परपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें सजीव किसी अन्य जीव पर आश्रित हो जाता है, या तो पादप पे हो या जंतु पर हो, और उनके सामग्री को लेकर अपने लिए भोजन तैयार करता है, उसे कहते हैं परपोषी पोषण। जैसे हम लोग अपना खाना पीना के लिए पेड़ पौधे से अनाज दाल फल सब्जियां, जंतु से दूध मांस मछली अंडे फल, ये सारी चीज को प्राप्त करते हैं। उसी तरह अगर पशु की बात करेंगे तो पशु भी जीवित रहने के लिए, जो पशु शाकाहारी है घास के लिए अन्य पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, या मांसाहारी है तो अन्य जीव पर निर्भर करते हैं। अन्य जीव उसके भोजन के रूप में आएगा तभी वह जीवित रह पाएगा। तो स्वपोषी और विषम पोषी पोषण का उदाहरण आगे ये परिभाषा आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा दे। तो स्वपोषी पोषण का परिभाषा होता है कि ऐसा पोषण जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से यानी वातावरण से CO2 गैस और जल उपलब्ध कर लेते हैं, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिका में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। और यह प्रक्रम जो होता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है। तो स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा संपन्न होता है। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ये परिभाषा के अतिरिक्त एक छोटा सा परिभाषा जो वस्तुनिष्ठ में कभी पूछ दिए जाते हैं, जो जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, तो हम कहेंगे स्वपोषी पोषण होता है। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से CO2 गैस ले लेते हैं, उसके बाद जड़ के माध्यम से मिट्टी के द्वारा खनिज लवण जल इत्यादि को जलीय घोल के रूप में संचित कर लेते हैं। फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे के पत्ती में जो पर्णहरित पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट की सहायता से वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम ग्लूकोज है। इसका निर्माण करके और यह जाइलम ये फ्लोएम प्रक्रिया द्वारा पौधे के सभी भागों में भेजकर पौधे के सभी भागों का वृद्धि विकास करते रहता है। यही प्रक्रम संपूर्ण रूप से क्या कहलाता है, सब। और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। लेकिन ये वातावरण से CO2 गैस लेना, मिट्टी से खनिज लवण के जलीय घोल लेना और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसलिए याद रहेगा हमेशा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाले जीव में जो पोषण होता है उसे ही हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया का भी परिभाषा जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्वपोषी पोषण में हम लोग जान चुके हैं। उसका परिभाषा होता है हरे पेड़ पौधे द्वारा वायुमंडल से यानी वातावरण से CO2 गैस को ग्रहण करना और मिट्टी से खनिज लवण के जलीय घोल को ग्रहण करना, ग्रहण करके पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज
निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 3 प्रक्रम होते हैं। सबसे पहले वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं हरे पौधे। उसके बाद जड़ की सहायता से मिट्टी से जितने भी तत्व पोषक तत्व है उसको जलीय रूप में ग्रहण करते हैं। फिर हरे पौधे में मौजूद पर्णहरित हरित लवक में ही पर्णहरित पाया जाता है। तो हरे पत्ते में हरित लवक होती है और हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। इस पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं का निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण का अर्थ हो जाता है कहता उदाहरण सहित लिखे। तो इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, उसके बाद जल के 6 अणु ग्रहण करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इसी दौरान बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की मुक्ति होती है। तो इस अभिक्रिया के साथ परिभाषा देना उदाहरण कहलाएगा। तो यह अभिक्रिया अवश्य लिखना। जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का परिभाषा देंगे तो समीकरण सहित वर्णन करेंगे ताकि पूरा अंक परीक्षा में मिले। प्रश्न हमारा पूछा जाता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है। तो कच्ची सामग्री जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, उसे पकाते हैं, चावल हो, दाल हो, तेल मसाले हो। उसी प्रकार हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है तो उसकी कच्ची सामग्री मात्र 2 ही है। हम लोग पढ़े ही हैं, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है और मिट्टी से खनिज लवण के जलीय घोल। यही 2 कच्ची सामग्री का वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश की वह आपूर्ति करता है। ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश और रसोई घर के रूप में हरे पत्ते की। कभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं कच्ची सामग्री के रूप में कौन से 2 पदार्थ तो CO2 गैस और H2O यानी जल जो है यह कैसा सामान्य जल नहीं, ये विशिष्ट जल होता है जो पोषक तत्वों से युक्त होता है। इसे जल के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये 2 कच्ची सामग्री हो गई। ईंधन के रूप में पूछा जाएगा तो CO2 गैस, ये ईंधन पर सूर्य प्रकाश, ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश। और उसके बाद रसोई घर के रूप में हरे पत्ते, रसोई घर के रूप में हरे पत्ते। और जब यह उत्पाद के रूप में पूछा जाएगा तो उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अंतिम उत्पाद पूछा जाता है तो अंतिम उत्पाद हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सीजन। रासायनिक समीकरण जो हम लोग इस समय अभी पढ़े हैं 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य प्रकाश, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2। उत्पाद में हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन जब अंतिम उत्पाद की बात कही जाए तो अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। भोजन ग्रहण के लिए भोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ 4 बातें सीखने के लिए भी मिला। कच्ची सामग्री के रूप में CO2 एवं H2O, उसके बाद ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश, और तीसरा हम लोग जाने का ये रसोई घर के रूप में हरी पत्ती, और अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जो क्रिया विधि है उसका उल्लेख बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। क्रिया विधि मतलब जब कोई क्रियाएं होती है तो उसमें बारी बारी से कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है जिसके उपरांत कार्य पूरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न घटनाएं होती है। तो सबसे पहली घटना कौन सी होती है? तो सबसे पहली घटना यह होती है कि हरे पौधे में मौजूद पत्तियां हरित लवक के माध्यम से प्रकाश को अवशोषित करके विकिरण ऊर्जा के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो पहला प्रक्रम हरे पौधे में हरी पत्तियां मौजूद होती है और उस हरी पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। इसे भी हम लोग जानते हैं
हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियां हरी होते हैं। हरित लवक को ही अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। पूछा जाएगा हरे पत्ते में कौन सा हरित लवक पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट ही सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके विकिरण ऊर्जा के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, पहला प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद विकिरण ऊर्जा को वही क्लोरोप्लास्ट रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को के रूप में बदल देता है। उसके बाद जड़ से जो प्राप्त किए गए थे खनिज लवण के जलीय घोल H2O, यह जड़ से प्राप्त किया गया पोषक तत्व से युक्त घोल है। इस युक्त घोल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ देते हैं। उसके पश्चात जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ देते हैं तो उस टूटे हुए अणु के साथ फिर CO2 गैस से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके उपरांत ग्लूकोज का निर्माण होता है और उत्पाद के रूप में इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो इसको हम अभिक्रिया के रूप में भी नीचे दर्शा दिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की विधि को क्रमवार से रूप से लिखना है कि सबसे पहले हरे पौधे की पत्तियां सूर्य प्रकाश ग्रहण करके विकिरण ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, फिर विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसके पश्चात जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु को CO2 गैस से अभिक्रिया करा के ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जिसके उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के साथ जवाब देना है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर को बढ़ाने और घटाने में दो कारक प्रभावी होते हैं, बाह्य कारक एवं आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक के अंतर्गत हमारा CO2, जल और सूर्य प्रकाश, ये तीनों प्रभावित करते हैं। किस तरह से? तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि सूर्य प्रकाश की तीव्रता कम हो तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत तीव्रता अधिक हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि तेज यानी तेज सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाएगी, ठीक है ना। तीव्र प्रकाश की अधिक तीव्रता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। दूसरा, ताप का मतलब जो हमारे बाहरी वातावरण है, इसका जो टेम्परेचर जब बढ़ता है, कहा जाता है ताप, निम्न ताप पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर तेजी से होती है जब ताप कम होता है, लेकिन यहीं जब ताप अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। अधिक ताप में पत्तियां झुलस जाते हैं, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम। जल की अधिक आपूर्ति या कम जल की आपूर्ति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर बढ़ जाता है। कम जल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर बढ़ जाता है, वहीं अधिक जल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। CO2 अत्यधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, और CO2 कम रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर अधिक होगी। तो यानी कि जिस वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 गैस है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर धीमी होती है। यही कारण है कि शहरों में देखोगे जहाँ सड़कों पर वृक्ष लगाए गए हैं, वे ज़्यादा प्रगति या वृद्धि विकास नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा गाड़ी वाहन चलते रहने से CO2 की इतनी मात्रा वहाँ होती है कि पौधे ठीक ढंग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं, और ठीक ढंग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करने के कारण वह वृद्धि विकास अपना सही ढंग से नहीं कर पाते। ये आंतरिक कारक उसके बाद आता है। आंतरिक कारक में आता है कि पौधे में, हरे पौधे में मौजूद पर्णहरित की मात्रा, अगर हरी पत्तियों में पर्णहरित की मात्रा ही कम हो तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। उसके साथ साथ अगर पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमा हो जाए, जैसे हरी पत्ती है, हरी पत्ती पर कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे कीट पतंग तरह तरह के पदार्थ को बनाकर उस पत्ती के जो छिद्र होते हैं उसको जाम कर देते हैं, जिसके बदौलत पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही पत्तियों में होने वाली रासायनिक अवस्थाएं यानी रासायनिक क्रिया भी अगर प्रभावित होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर प्रभावित हो जाती है। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक।